हमारे बीच अभी डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव मैडम हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप मैम थोड़ा ऑडियंस को। सभी को नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट ने राम मनोहर लोहिया संस्थान के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से और आई थिंक गायनी डिपार्टमेंट में एंड डेंटिस्ट डिपार्टमेंट से के साथ मिल के ये प्रोग्राम रखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन। तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम चाहते ये हैं कि जो बातें आप लोगों के लिए ज़रूरत वाली है उन पे हम चर्चा करें, आपके स्वास्थ्य पे चर्चा करें, ठीक है। उसको हमारा जो टॉपिक है आज आप लोग के साथ बात करने का वो है पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग। तो पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग का मतलब है प्रसव के बाद परिवार नियोजन की कैसे अपनाना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए। प्रसव के बाद आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है प्रसव के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद। और परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, कोई बताना चाहेगा क्या? परिवार नियोजन हम क्या चीज कहते हैं? जब भी कोई बच्चा हो वो जब आप चाहते हैं तब हो और जब जरूरत हो तब हो, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा देखा गया है कि 40% जो प्रेगनेंसीज होती हैं, जो गर्भावस्था होती है 40% वो अनवांटेड होती है। अनवांटेड से मतलब महिला या पुरुष या कपल चाहते नहीं है, उसके बावजूद होती है 40%। तो 40% बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 100 में से 40 महिलाएं ऐसी गर्भवती होती हैं जिनको कि बच्चा अभी नहीं चाहिए लेकिन हो रही। तो वो क्यों होता है ऐसा क्यों होता है? आप कुछ महिलाओं से हम जानना चाहेंगे, कुछ हमको पता है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अवेयरनेस की कमी या जानकारी की कमी कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कौन हमारी मदद करेगा, ये जानकारी हमको नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ये भी बताना चाह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर साहब हैं वो तो यहीं पे इंचार्ज हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको परिवार नियोजन की सेवाएं डॉक्टर साहब के द्वारा मिल सकती हैं। लेकिन जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं आज के दिन खास तौर से। तो प्रसव के बाद परिवार नियोजन अपनाने का ये मतलब है कि जब डिलीवरी हुई है उसके इमीडिएट बाद। क्यों? क्योंकि कोई भी महिला या पुरुष या कपल जब किसी का बच्चा छोटा है, अभी पैदा हुआ है, तो उसके बाद वो दूसरा बच्चा जल्दी नहीं चाहता। ये तो बिल्कुल ही वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि अगर अभी डिलीवरी हुई है तो वो बच्चा नहीं चाहते। या इसी में हम अगर जोड़ दें पोस्ट प्रेगनेंसी का मतलब अगर गर्भपात भी किसी का हुआ है तो भी वो तुरंत बच्चा नहीं चाहता, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी तरीके से परिवार नियोजन के साधनों को समझाने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव किट या बास्केट कहलाती है। इसमें अभी हम आपको बताएंगे विशेष रूप से, थोड़ा सा जानकारी और दे देते हैं पहले कि क्यों जरूरी है ना। और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर रिपीटेड प्रेगनेंसीज होंगी, जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो महिला के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा और बच्चे के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। आपने एनीमिया का नाम सुना है, खून की कमी का नाम सुना है? तो 57% से भी ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनमें खून की बहुत कमी होती है। और खून की कमी बहुत सारी बीमारियों का मुख्य कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये साधारण सी चीज़ें, मैल न्यूट्रिशन बहुत है अपने भारतवर्ष में। तो अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे महिला के स्वास्थ्य के लिए, उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो उसका स्वास्थ्य तो सफ़र करेगा ही करेगा, बच्चे का स्वास्थ्य भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेगा। तो अब हम किन किन विधियों के बारे में, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। अगर परिवार नियोजन कोई परिवार अपनाता है तो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब उसकी आर्थिक स्थिति जो होती है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर 1 रुपया खर्च करते हैं परिवार नियोजन के लिए तो आप पूरे परिवार के लिए 4 रुपये बचा सकते हैं। रेशियो आपका इस तरीके। तो आप सोच के चलिए कि परिवार नियोजन कितना ज़रूरी है। अब ये कि क्या कर सकते, देखिए ये हमारे पास कुछ गर्भ निरोधक की विधियां हैं जिनमें आपको काफ़ी शायद पता भी होगा, कुछ पुरुष भी हैं बीच में और महिलाएं भी हैं, कुछ ने अपनाया भी होगा। तो क्या कुछ तरीके का नाम आप लोग गिना सकते हैं? क्या कोई भी तरीके का नाम गिना सकते हैं? महिलाओं से पूछ रही हूँ।
गर्भ निरोधक तरीकों में से कोई तरीके का गिना सकते हैं? हिचक है हमारे ख्याल से, ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होगा, लेकिन बात करने में हिचक, ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रॉब्लम है। इसीलिए अनमेट नीड होती, अनमेट नीड का मतलब ये होता है कि जिन महिलाओं को जरूरत होती है परिवार नियोजन के साधन की, वो भी उसको नहीं अपना पाती, क्योंकि उनके खुद में हिचक है, वो किसी के पास जा नहीं रही है पूछने के लिए, या जो हमारे स्वास्थ्य सेवाकर्ता वगैरह है जो फील्ड में भी काम कर रही है, या हो सकता है किसी वजह से आपके पास नहीं आ पा रही है। तो ऐसी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से आपके पास अनमेट नीड होती है ना। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा में कि क्या क्या चीजें आप अपना सकते हैं। ये सबसे पहले इस चित्र के हिसाब से है, कॉपर टी का नाम सुना है आप लोगों ने? कॉपर टी का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने सुना है कॉपर टी का नाम? सुना है ना? देखिए आप उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। आई थिंक देखिए यहाँ पे हमको ये पता चल गया, बोलने में हिचक है लेकिन कुछ समझ है, कुछ जानकारी है, ठीक है। पहला ये विधि लिखी है कॉपर टी। कॉपर टी को हम लोग इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं। ये टी के आकार की होती है और थोड़ा इससे फर्क आकार की भी होती है, जो कि बाजार में उपलब्ध होती है। ये कितने समय के लिए काम करती है? पहले हम लोग करते थे तब 3 साल वाली आती थी, अब 5 साल वाली भी आती है और 10 साल वाली भी आती है। तो ये आपके पास, और ये सरकारी केंद्र में, जैसे यहाँ पे आपका केंद्र है, सरकारी केंद्र है, यहाँ पे मुफ्त उपलब्ध है। यहाँ पे आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये जो विधि है ये भी आप पोस्टमार्टम पीरियड में लगवा सकते हैं। डिलीवरी के तुरंत बाद 10 मिनट के अंतर तुरंत बाद लग सकती है, या फिर 24 घंटे के बाद भी लग सकती है। अगर नहीं लग पाती है किसी वजह से, तो फिर आप जो है उसको 1.5 महीने के बाद लगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवाकर्ता जो है आपसे बात करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे करके आपको तैयार कर सकते हैं गर्भावस्था में ही, ताकि बच्चा होने के तुरंत बाद आपको सोचना ना पड़े। इसकी कंसेंट आप दे दें कि नहीं हम ये लगवाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साधन होगा। अब इसके बारे में, ये तो मैंने बताया बहुत लंबे समय के लिए है, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। और क्या फायदे हैं, किसी ने अगर अनुभव किया हो तो बताए इसको लगाने के और क्या क्या फायदे हैं। देखिए ये तो आपको पता चल गया लंबे समय के लिए है ना, 10 साल तक के लिए। उसके अलावा दूसरा फायदा ये है कि मुफ्त आपको लग सकती है, अस्पताल में लग सकती है ना। और क्या फायदा है, इसको महिला अपने तक गुप्त रख सकती है, मतलब महिला के इस्तेमाल के लिए है, तो जरूरी नहीं है कि उसको और किसी को बताने की या इसकी जरूरत पड़े, है ना। और क्या है इसका फायदा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर ये देखा जाए तो आपने नसबंदी का सबने नाम सुना होगा, ये उतनी प्रभावशाली है जितनी कि नसबंदी प्रभावशाली। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, फेल होने के चांस भी बहुत कम होते हैं इसमें, ठीक है। और थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि महिला के लिए नुकसानदेह नहीं होते, वो उस विधि के लिए कुछ समय के लिए होते हैं, जिनको कि अगर पहले से उसकी काउंसलिंग कर दी जाए, उसको समझा दिया जाए, तो वो उससे परेशान ना हो, है ना। और फिर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो परसिस्ट कर रही है, जिसके लिए दिक्कत है, तो हमेशा डॉक्टर या सेवाकर्ता उपलब्ध है, उनसे आकर के आप बात करके और उनसे और चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन निकलवा देना इसका इलाज नहीं है ज़्यादातर, जब तक कि डॉक्टर को कोई ऐसा रीज़न नहीं समझ में आए, तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक केंद्र से तो लगवाया और फिर थोड़ी सी परेशानी के साथ भी दूसरे केंद्र जाके निकलवा दिया, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आप फिर रिस्क में हो जाएंगे और जैसे ही आपने निकलवाया आपके तुरंत बच्चा आ सकता है। तो इसलिए इस पाने के लिए अगर आप निर्णय लेते हैं तो इससे अच्छी तरीके से काउंसलिंग में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाए, उसके बाद आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये तरीका जो फोटो में बना हुआ है वो है निरोध। तो निरोध का नाम भी आप लोगों ने सबने सुना होगा, ये पुरुषों के इस्तेमाल करने की चीज़ है। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों की सामंजस्य की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके अगर बहुत सारे फायदे भी हैं तो थोड़ी सी सीमाएं भी हैं। फायदे क्या हैं कि सिर्फ और सिर्फ
यही एक तरीका है जो कि आपको प्रेगनेंसी से मतलब गर्भ से तो बचाता ही है, उसके अलावा जो भी पुरुष और महिला के आपसी संबंध से होने वाली कुछ भी छोटी मोटी परेशानियां होती हैं उनसे भी बचाता है। तो ये रोगों से भी बचाता है और प्रेगनेंसी से भी बचाता है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आपको सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलता है और उसके अलावा बाजार में भी उपलब्ध होता है। लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम होती है। क्यों? खास मेन रीजन ये है कि अगर इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका समझ ले, जो भी जिसको भी इस्तेमाल करना है, तो उसको भी काफी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक ये आती है, ये क्या है? खाने वाली गोलियां। तो जो खाने वाली गोलियां हैं ये भी दो तरह की आती हैं, जो कि अस्पतालों में भी उपलब्ध है और उसके अलावा बाजार में भी उपलब्ध है। जो खाने वाली गोलियां हैं वो प्रसव के तुरंत बाद नहीं शुरू करते हैं, 6 महीने के बाद करते हैं, क्योंकि नहीं तो महिला के दूध पिलाने में असर पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी आप और तरीके की चीज़ें लेना चाहें तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको सेवा करता इन चीज़ों को और क्लियर कर सकता है कि और भी अदर तरह की भी गोलियां आती हैं जो कि स्तनपान में महिला ले सकती है। लेकिन इसके लिए आपको विस्तृत जानकारी लेनी होगी और सेवाकर्ता के पास जा करके उससे वो आपकी काउंसलिंग करेगा, तब आप उसको ले सकते हैं। लेकिन जो ये गोलियां आप 28 टैबलेट वाला जो पत्ता आता है बाजार में भी, और सब आप मान के ये चलिए कि 6 महीने तक इनको नहीं लेना है। उसके अलावा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप सेवा प्रदाता से बात कर सकते हैं। उसके बाद आपकी UCD वाली बाजार वाली भी है, ये इंजेक्शन है जो DMP इंजेक्शन के नाम से आता है, डिपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये आपने अंतरा का शायद नाम सुना हो, अंतरा का नाम सुना हो, तो अंतरा इंजेक्शन जो है ये आपको 3-3 महीने पर लगवाना पड़ता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है महिला के लिए, बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन इसके लिए आपको 3-3 महीने पे जा करके अस्पताल में इसको लगवाना पड़ेगा। पहला इंजेक्शन हर हालत में आपने जहाँ काउंसलिंग कराई है डॉक्टर से लगवा रहे हैं, उसके बाद आप पर मंथ इंजेक्शन लगवा सकते हैं किसी नर्स से भी या किसी सेंटर पे भी जाकर। तो लेकिन इसमें 3-3 महीने पे लगवाना पड़ेगा। ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। बस थोड़ा सा इसके साथ सीमा क्या है कि अगला बच्चा जब भी महिला चाहे तो उसको 7 से 9 महीने पहले इस इंजेक्शन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रजनन क्षमता है इसको लौटने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इंजेक्शन भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसको आप 3-3 महीने पे अस्पताल में जा करके या किसी भी केंद्र पे जाके इसको लगवा सकती है। फिर ये छाया टैबलेट आती है, नॉन हार्मोनल गोली है, इसको स्तनपान वाली महिलाएं भी ले सकती हैं। ये एक बात ये कि शुरू में हर सप्ताह की गोली कहलाती है, लेकिन शुरू के कुछ हफ्तों तक एक गोली एक दिन और चौथे दिन दूसरी गोली, मतलब हफ्ते में 2 दिन लेनी पड़ती है 3 महीने तक। उसके बाद आप एक एक गोली हर हफ्ते ले सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका शेड्यूल हफ्ते वाला है तो कभी कभी इसमें भूलने की भावना ज्यादा होती। कोई काम आप रोज करते हैं तो उसके लिए कोई तरीका अपना लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको रोज गोली खानी है, तो अगर आप कमरे में रोज पानी रखते हैं तो जग में आपने एक लाल धागा बांध दिया कि हमको याद दिलाएगी हमें गोली खानी है। इसी तरीके से साप्ताहिक तरीके से भी आपको ये करने के लिए थोड़ा सा खुद को एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। कुछ लोग कैलेंडर में मार्क कर देते हैं ताकि उनको पता रहे कि साप्ताहिक गोली उन्हें खानी है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, नॉन हार्मोनल है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जो हार्मोन की गोलियां होती हैं उसमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा जी मिचलाना, हल्का सा सारे में भारीपन, ये सब हो सकता है कुछ दिनों के लिए, 2-3 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाता है। साइड इफेक्ट्स वो चीज़ होती है जो कि महिला के लिए नुकसानदेह नहीं होती, थोड़ा उसको दिक्कत देती हैं, बट लॉन्ग टर्म इस्तेमाल में ऐसा नहीं है कि उसको नुकसान होगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब वो शरीर के लिए माफिक आ जाएगी तो वो प्रॉब्लम्स जो है अपने आप ठीक हो जाती है। ये तो हमारे कुछ ऐसे तरीके हुए जो कि आपको स्पेसिंग के लिए ज़रूरी है। स्पेसिंग का मतलब 2 बच्चों में कितना अंतर होना चाहिए, बहुत होता है प्रचार इस समय। बताइए कितना होना चाहिए 2 बच्चों में? कम से कम 2 साल का। 2 साल के बाद वो गर्भवती होगी तो बच्चा होने में फर्दर वही 2.5-3 साल का, इतना जो है आपके बच्चों में डिफरेंस होना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये मेथड्स जो मैंने आपको बताए ये आपके थे स्पेसिंग मेथड्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जिनके बाद में जैसे जैसे अस्पतालों में आएंगे तो आपको और पता चलेगा। इम्प्लांट्स हैं,
जो रॉड है वो लगा दी जाती है साल भर के लिए, 3 साल के लिए। बहुत सारी तरीके हैं जिनके बारे में आप विस्तृत जानकारी जब आप काउंसलिंग के लिए आए, लेकिन आपके दिमाग में ये ज़रूर बैठना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद कोई ना कोई गर्भ निरोधक तरीका अपनाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। ये ज़रूर है कि किसी महिला का अगर परिवार पूरा हो गया है ना, मान लीजिए वो 2 बच्चे चाहता था या 3 बच्चे चाहता था, उसका पूरा है, तो हो सकता है वो ऐसा मेथड अपनाना चाहे कि आगे बच्चा हो ही ना, है ना। बच्चा होने के बाद तो बच्चा चाहे नॉर्मल हुआ हो चाहे ऑपरेशन से हुआ हो, लेकिन नसबंदी जो तरीका है वो किसी भी समय अपनाया जा सकता है, महिला नसबंदी किसी भी समय। बस ये है कि उसमें जो आप लोग दूरबीन वाला मेथड सुना है, दूरबीन वाला मेथड जो होता है वो 1.5 महीने से पहले नहीं होता, लेकिन अगर बच्चा होने के तुरंत बाद अगर कराना है तो बहुत ही आसान तरीके से छोटे से चीरे से वो हो सकता है, या ऑपरेशन से बच्चा होता है तो साथ में ही हो सकता है, ठीक है, तुरंत। तो पुरुष नसबंदी है जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिना चीरा बिना टाका, बहुत एडवर्टीजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से भी, वो तो महिला के लिए नहीं है, पुरुष के लिए, तो वो किसी भी टाइम करा सकता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा अभी हुआ है तभी कराना है, या हो सकता है बच्चा हुआ ना हो या होने के जस्ट बाद कभी भी कराना चाहे करा सकता है। और बहुत ही अच्छा तरीका है पुरुष नसबंदी की, बहुत ही इफेक्टिव है, और बहुत सारी उसको लेके भ्रांतियां हैं समाज में। उन भ्रांतियों को धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग दूर करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी पुरुष नसबंदी के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही कम है, तो उन पे हमको और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष नसबंदी जो है वो तो इतना सिंपल है कि आप ओपीडी प्रोसीजर की तरह जाइए और करा के 4-5 घंटे में वापस। उससे लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं उनको अगर समझ लें तो पुरुष, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये हो गया तो काम नहीं कर पाएंगे, ये हो गया तो सेक्सुअल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। क्योंकि जो पुरुष में जो हार्मोन्स होते हैं उनमें कुछ नहीं किया जाता है, बस खाली जो शुक्राणु जा रहे होते हैं रास्ते में तो उस शुक्राणु की नलिका को बांध दिया जाता है, तो इसलिए उसमें साथ में रहने की जो क्षमता है या इस तरह की जो परेशानी है, जो भ्रांति ज़्यादातर लोगों को होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हार्मोन नॉर्मल बनते हैं और हार्मोन नॉर्मल तरीके से शरीर में अपना असर करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए कभी भी आप सेंटर पे आएंगे तो यहाँ पे स्टाफ नर्सेज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उनसे आप बात करेंगे तो कुछ भी आपके मन में प्रश्न होगा तो उसका समाधान किया जा सकता है। फिर भी क्या आप लोगों में से कोई कुछ जानना चाहता है तो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, महिला के स्वास्थ्य को लेकर के, कोई भी प्रश्न किसी के हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपने बहुत विस्तार में और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है, जो मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनको इससे लाभ पहुँचा होगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी पीडियाट्रिक्स विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति मैडम का। मैडम आपसे नवजात शिशु की देखभाल में परिवार का क्या महत्व है, परिवार की सहभागिता कैसे की जा सकती, कैसे इस पर थोड़ा सा मैम आपसे बात करेंगे। थैंक यू मैम। डॉक्टर मनीष, इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन और डेंटिस्ट्री विभाग को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही मैं अपने सह कोलीग डॉक्टर नीतू का भी वेलकम करना चाहूँगी। और आज मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी कि किस तरह से परिवार एक नवजात का देखभाल घर पे कर सकता है। बहुत बार हम लोग एक छोटे बच्चे को देख के समझ नहीं पाते हैं कि इसकी देखभाल कैसे की जाए, और जाने अनजाने हम उसको कहीं ना कहीं संक्रमण या इन्फेक्शन दे जाते हैं। तो क्या क्या स्मॉल थिंग्स या छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है एक बच्चे की देखभाल में। क्योंकि एक बच्चे का जैसे नवजात है जो पहले 28 दिन होते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं बच्चे की आगे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो क्या जैसे हमें ये भी नहीं पता होता कि कब हमें बच्चे को नहलाना है, क्या हमें रोज़ नहलाना चाहिए या नहीं, क्या हमें उसे तेल लगाना है या नहीं, क्या हमें आँख में काजल लगाना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो शायद हम सब नहीं जानते हैं। तो जैसे क्या रोज़ छोटे बच्चे को नवजात को नहलाना चाहिए या नहीं, कितने लोग सोचते हैं कि हाँ रोज़ नहलाना चाहिए, हाथ उठाएं। कितने लोग सोचते हैं कि रोज़ नहलाना चाहिए। देखिए अभी भी क्लियरिटी नहीं है ना, यानी कुछ लोग को लगता है कि बच्चे को रोज़ नहीं नहलाना चाहिए।
लेकिन उत्तर है कि हाँ, आप रोज बच्चे को नहला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे कि 2 किलो से कम का, तब क्या करना है, तब हम उसे स्पॉन्ज करते हैं। जब बच्चे का वजन 2 किलो से ज़्यादा हो गया, यानी कि बहुत कमज़ोर नहीं है, तब हम उसको रोज़ घर पर नहला सकते हैं, ठीक है। अब नहला के क्या करना है, नहला के साफ कपड़े डेली पहनाने हैं, ठीक है ना। डेली बच्चे के कपड़े साफ होने चाहिए। और कितने लेयर पहनाने चाहिए, कभी कभी हम बच्चे को, जैसे मौसम इस समय गर्म है, और अगर आप ज़्यादा कपड़े पहना देंगे तो क्या होगा, पता चला इस समय आपने गर्म कपड़े पहना दिए तो क्या होगा, बच्चे का ताप बढ़ जाएगा, है ना। बच्चे को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। कभी कभी एक चीज़ होती है डिहाइड्रेशन, फीवर, बुखार भी आ सकता है। यानी कि कपड़ा मौसम के हिसाब से पहनाना चाहिए, ठीक है। और लेकिन 2 लेयर में, जैसे इस समय कैसे कपड़े, सूती पहनाएंगे, फैंसी कपड़े, नायलॉन के कपड़े नहीं पहनाएंगे। सूती कपड़े बच्चे को पहनाएं, अंदर जैसे बनियान आपने पहना दी और ऊपर आप कुछ सूती कपड़ा झबला उस तरह का पहनाइए, ठीक है। मौसम ठंडा होगा तो साथ में आप टोपी, मोजा, जुराब ये सब पहनाएंगे, ठीक है। यानी कि जितने बड़े पहने हैं कपड़े, उससे अगर हम 1 लेयर बढ़ा के पहनाएं तो उतना पर्याप्त है, ठीक है। अब ये बताइए, बच्चे को काजल लगाना चाहिए आँख में या नहीं? हाथ उठाए, कितने लोगों को लगता है कि बच्चे को काजल रोज लगाना चाहिए आँख में? यानी कि सब मानते हैं कि बच्चे को काजल नहीं लगाना है। काजल से ना ही आँखें बड़ी होती हैं, ना ही आँखें साफ होती। काजल में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स हो, और वो आपके बच्चे की आँख को नुकसान पहुँचा सकता है। यानी कि आँख में काजल नहीं लगाना है। फिर रहता है तेल कौन सा लगाए। देखिए, तेल लगाए बिना तो कोई मानेगा नहीं, ठीक है ना। तेल तो सब लगाएंगे ही, तो अब लगाएं कौन सा तेल? बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, क्या हम सरसों का तेल लगाएं, क्या हम नारियल का लगाएं, या फिर कोई और भी तेल आते हैं, जैतून का, ये लगाएं। तो सबसे जो सेफ रहता है बच्चों के लिए वो रहता है नारियल, सरसों नहीं। सरसों का तेल एलर्जी कॉज करता है बच्चों को, ठीक है। तो सबसे सेफ जो तेल है वो है नारियल का तेल, ठीक है। और जैतून का भी लगा सकते हैं जाड़ों में, लेकिन नारियल का तेल सबसे सही रहता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, लेकिन सरसों का नहीं लगाना है, ठीक है। सरसों के तेल से बच्चे को दाने निकल सकते हैं शरीर में। तो ये तो हो गए कि डेली आपको कैसे नहलाना है बच्चे को, यानी डेली नहलाना है, ये क्लियर हो गया। कपड़े कैसे पहनाने हैं, सूती कपड़े पहनाने हैं, आँख में काजल नहीं लगाना है, और तेल कौन सा लगाना है, तेल नारियल का। तो ये हो गई डेली हमें क्या करना है। जो सबसे जरूरी है, उसमें हम लोग पीछे हो जाते हैं, वो क्या है, दूध पिलाना, ठीक है। तो बच्चे को कौन सा दूध पिलाना चाहिए, एक ही आंसर चाहिए इसमें। बच्चे को कौन सा दूध चाहिए, माँ का दूध। यानी कि सबको इसको रिपीट करना है 3 तेज, जब तक सबकी आवाज़ नहीं आ जाए। बच्चे को कौन सा दूध पिलाना चाहिए, माँ का दूध। माँ का दूध, है ना। ये बात एकदम पीछे तक आनी चाहिए। तो एकदम क्लियरिटी है इसमें कि और कोई विकल्प नहीं, ठीक है। ना गाय का दूध देना है, ना डब्बे का दूध देना है, सिर्फ एक ही दूध देना है, वो है माँ का दूध, ठीक है। इससे क्या होगा, फ़ायदे बहुत है। बच्चा आपका स्वस्थ होगा, बीमारी नहीं लगेगी बच्चे को, बच्चा की ग्रोथ अच्छी होगी, माँ की भी सेहत अच्छी होगी, ठीक है। तो इतने फ़ायदे हैं कि आपको देना एक ही चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है, क्या है वो, टीकाकरण। जन्म के समय बच्चे को कौन से टीके लगते हैं, पोलियो का लगता है, टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। 3 टीके जन्म पे लगते हैं। और फिर अगला टीका कब लगता है, जब बच्चा 42 दिन का। इतना अगर आपने कर लिया कि दूध माँ का पिला लिया, बच्चे को साफ रख लिया और टीका लगवा लिया, तो मानिए आपका बच्चा सब हीरो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 बातें हर परिवार को याद रखनी है। या अगर बच्चे को वाकई दिक्कत होती है तो आप अपने तुरंत जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उससे संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा अस्वस्थ है, तो आप लोग बिल्कुल अपने जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है उससे संपर्क करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। अगर कुछ पूछना, कोई सवाल हो आपके किसी के भी, बच्चों से संबंधित, बच्चों का कैसे देख रेख करना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में तो आप सवाल हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, है ना। आप अपने दिमाग याद करके रखिए,
अभी हम जब नेक्स्ट स्पीकर को बुला रहे हैं उसके बीच आपको ध्यान आए तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा पद्मजा मैम से, काइंडली आप मैम थोड़ा सा फेलिसिटेट करें हमारे स्पीकर हैं रेखा श्रीवास्तव मैडम का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे ऑब्स एंड गायनी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीतू सिंह मैम भी हमारे साथ हैं। तो अब मैम आपसे बात करना चाहेंगी स्वस्थ माता और स्वस्थ भविष्य। तो माँ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है हमारे सुखद भविष्य के लिए। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज़ आप थोड़ा सा हमारे जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको संबोधित करें। थैंक यू डॉक्टर मनीष। आज यहाँ पे उपस्थित जितनी भी महिलाएं हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं और हमारे जितने भी कोलीग्स हैं, स्पेशली एसपीएम डिपार्टमेंट के सारे मेंबर्स, सारी फैकल्टी मेंबर्स, रेजिडेंट, डेंटिस्ट्री विभाग के जितने भी फैकल्टी हैं, रेजिडेंट हैं, इन सभी का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम लोगों ने चर्चा का एक विषय बनाते हुए आज ये जागरूकता अभियान, महाजागरूकता अभियान की आज ये शुरुआत यहाँ पे की है। और इस सेंटर में, आपके सेंटर पे आज हम सब लोग आए हैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। और इवन देखिए WHO सब लोग जानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस हेल्थ डे पे अपनी ये थीम जो बनाई है वो भी माँ और बच्चे के ऊपर ही लेकर के बनाई है। यानी कि हमारी यदि माँ और बच्चा स्वस्थ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का कितना बड़ा भाग स्वस्थ होने की उम्मीद होती है। क्योंकि स्वस्थ माँ यदि स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है तो नेचुरल सी बात है कि उसका परिवार स्वस्थ होता है, और परिवार स्वस्थ है तो आपका देश भी स्वस्थ बनेगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं स्वस्थ माँ। हालांकि महिलाएं जब गर्भवती होती है तो उसके पहले की भी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। हम देखें कि शादी से पहले भी उस बच्ची का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए जो एक भविष्य में माँ बनने वाली है। तो आज से हम सबका ये दायित्व भी होना चाहिए कि हम अपने घर में जितनी भी बच्चियाँ हैं उनको आयरन, कैल्शियम, उनके पोषण का पूरा ध्यान, वो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। वो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है और ये दायित्व का निर्वहन आपको करना ही चाहिए। यदि बच्ची आपकी एनीमिक होती है, भविष्य में वो प्रेग्नेंट, शादी होती है, फिर वो गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देती है, उसका बच्चा वीक होता है, तो सोच लीजिए कि आपने कितना बड़ा एक अन्याय किया है अपने बच्चे। तो अपनी बच्ची का स्वास्थ्य सबसे पहले। इसके बाद आज हम बात करते हैं कि स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ भविष्य, ठीक है ना। तो स्वस्थ माँ यदि होगी, गर्भवती माँ स्वस्थ होगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा। यदि माँ अस्वस्थ होगी तो उसका बच्चा भी अस्वस्थ होगा। ये इस बात से तो सब राजी है ना, ठीक है ना। अच्छा, स्वस्थ माँ और अस्वस्थ माँ में हम कैसे अंतर कर सकते हैं? ये सब मानते हैं कि गर्भ ठहरना नेचुरल प्रक्रिया है और उससे सभी माताएं, जितनी माताएं हैं, जितनी सासें हैं, वो उससे गुजर के आती हैं। और जनरली ये कहा जाता है कि मेरे भी 6 बच्चे हुए हैं, हमने तो कोई दवा नहीं खाई, घर का सारा काम करते थे, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे और फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या आज के समय में ये बात करना उचित है? नहीं। जितनी भी सासें बैठी हैं इस बात से सहमत हैं? हाथ खड़े करिए, अपने खड़े करिए। बहुत अच्छी बात है। तो अपनी बहुएं, अपनी बेटियों को जो प्रेग्नेंट हो रही है, उनके स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। स्वस्थ माँ की जिम्मेदारी केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज जितनी भी महिलाएं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी सासें हैं, उनकी माँ है, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो गर्भवती स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। अब बात करते हैं स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है मातृ मृत्यु दर का, वो 3-4 कॉजेज हैं। क्या है? खून की कमी, जिसको कहा जाता है एनीमिया, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। तीसरा, शुगर का बढ़ना, जिसको कहा जाता है डायबिटीज़, ठीक है ना। और पीलिया का होना प्रेगनेंसी में,
और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग जो ये देखते हैं जिस वजह से माँ को हम बचा नहीं पाते हैं, कई बार वो बहुत ही खराब स्थिति में आती है हमारे पास, तो वो इन सब कारणों से ज़्यादातर पीड़ित होती है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है तो सबसे पहले अपने निकटतम स्वास्थ्य सेंटर में जाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको कुछ जांचों की सलाह दी जाती है। वो खून की वो जांचें होती हैं जिनके कारण मैंने आपको बताया है कि पहले ही विजिट में ये सारी जांचें करा लेनी चाहिए, ठीक है। यदि शुरुआती तौर पे कुछ भी खून में कमी निकलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर अनियंत्रित है, तो 100% हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये महिलाएं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं, ठीक है ना। इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, डिलीवरी के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी जांचें कराएं, ठीक है। जांचों में खून की जांचें और अल्ट्रासाउंड दोनों ही आते हैं। इसके बाद उनको दोबारा कब आना है स्वास्थ्य सेंटर पर, उनको नियमित रूप से आना है। शुरुआती तौर पे 3 महीने में हर महीने चेकअप कराने आएंगी, ठीक है। चौथे महीने के बाद, 5वें महीने के बाद हर 2-2 सप्ताह पे आएंगी और जब 36 वीक लग जाता है महिलाओं का, 8.5 महीने, तब हर हफ्ते महिलाओं को अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पे उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो स्वस्थ दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो खा पी रही है, घर का काम कर रही है तो स्वस्थ है। स्वस्थ रहने के लिए उनकी जांचें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और ये जांचें प्रेगनेंसी में कई बार कराई जाती है। पहले 3 महीने पे जरूरी है, दूसरे 3 महीने पे जरूरी है, फिर लास्ट के 3 महीने में भी खून की जांचें और अल्ट्रासाउंड दोनों बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ उनको अपने पोषण का ध्यान रखना है। हमें खुद घर पे क्या काम करना है, अभी तो डॉक्टर का काम हो गया सारा, मुझे खुद क्या काम करना है। यदि कोई भी पेशेंट गर्भवती है तो उसके खान पान का पूरा ध्यान रखना है, यानी उसको आयरन रिच, फाइबर रिच, उसको पोषक तत्व वाले उसको खाना देना है। आयरन रिच और हाई प्रोटीन वाले खाने कौन से होते हैं, ये सबको पता है कि हरी साग सब्जी ज़्यादा देना है, ठीक है। फल जो खा सकती है जैसे अनार हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, जिसमें आयरन की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इवन की जो सबसे सस्ती चीज़ होती है ना, गुड़ चना, वो भी आप दे सकते हैं महिलाओं को, ठीक है। तो सबसे पहला दायित्व होता है कि अच्छा पोषण भरा आहार लेना है और एनीमिया को करेक्ट करना है, ठीक है ना। सेकेंड, आपको अपना टेटनस का टीका जरूर लगवाना है। 2 टीके लगते हैं, 16 से 24 हफ्ते पे, 1 महीने के अंतराल पे लगते हैं, ठीक है। और अपनी जांचें करानी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ खानी है। कई लोगों के मन में भ्रांति होती है कि आयरन खाने से बच्चा काला हो जाएगा या हमें गैस्ट्राइटिस हो जाएगी तो हम भला क्यों खाएं। फिर उसको कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, अरे हमने भी नहीं खाई थी, कुछ नहीं होता है इन सब सरकारी दवाइयों में। लेकिन नहीं, आपको पता है इन आयरन की गोलियों में वो ताकत होती है जिससे माँ तो स्वस्थ होती है, बच्चा भी हेल्दी होता है, अच्छे वजन का होता है और सुंदर भी होता है, ठीक है ना। तो आयरन की गोलियां मस्ट है खानी, फोलिक एसिड है और कैल्शियम, ठीक है। अब इसके बाद डिलीवरी कहाँ कराएं, तो डिलीवरी 100% स्वास्थ्य केंद्रों में ही होनी चाहिए, घर पे डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। उस समय यदि महिला को कोई दिक्कत है तो हम हर कोशिश करके उसको बचा लेते हैं। उसके नवजात शिशु में यदि कोई दिक्कत आती है तो भी हम बचा लेते हैं। और प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, खून का बहाव तेज हो रहा है, महिला के सांस में कोई दिक्कत हो रही है, इसको बचा लेते हैं। हम अपने आज के चीफ गेस्ट CM सिंह सर, हमारे संस्थान के निदेशक और आपके सेंटर के भी मुख्यकर्ता, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ तालियों से इनका स्वागत करिए। सर, इनको महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में बताया जा रहा था, जो बेसिकली गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, उनके क्या क्या मुख्य कारण हैं और कैसे वो इस स्वास्थ्य सेंटर पे आकर के अपनी जांचें करा सकती हैं और यदि कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन निकलता है तो हम तक कैसे पहुंच सकती हैं। ये सारे इनको उपाय हम लोगों ने आज यहाँ पे समझाया है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को कैसे ये स्वास्थ्य सेंटर पे डिलीवरी यदि कराती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनकी कुछ भ्रांतियाँ होती हैं गर्भावस्था के दौरान, वो हमने आज इनसे बातें की हैं। खुशी की बात यह है कि काफ़ी लोग हमारी बात से सहमत हैं और जो भी भ्रांतियाँ थी वो भी आज इनको बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आशा करते हैं कि
ये सारी चीज़ें आप समझ करके अपनी माँ को, गर्भवती माँ को एक स्वस्थ गर्भवती माँ बनाएंगे। उसमें पूरे परिवार का ये दायित्व है ना। पुरुष का भी योगदान है, उसकी सास का भी योगदान है, उसकी माँ का भी योगदान है, केवल महिला नहीं है। और तभी वो महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, तभी वो स्वस्थ परिवार होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं हेल्प टू एजुकेशन चैरिटेबल के चेयरपर्सन डॉक्टर रूपल अग्रवाल मैम और विभाग अध्यक्ष डेंटिस्ट्री की डॉक्टर सैली मैम और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मनीष कुमार सिंह सर जी का कहना चाहूँगी वो अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, अभिभावक और मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर कल्याणी आज के इस पावन अवसर विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी अतिथिगण का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अपने बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ाना। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एकल पुष्प से सभी अतिथिगण का अभिनंदन करना चाहूँगी। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि कुमारी मैम को बुलाना चाहूँगी। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर CM सिंह सर का एकल पुष्प से स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर पद्मा निधि मैम को बुलाना चाहूँगी, वो हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर SD कंटपाल सर जी का स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर साक्षी मैम को बुलाना चाहूँगी, वो हमारे मनीष सर का स्वागत करें। डॉक्टर साक्षी मैम हमारे डॉक्टर शैली मैम का एकल पुष्प से स्वागत करें। अब मैं अक्षता मैम से निवेदन करूँगी, वो हमारे डॉक्टर रूपल अग्रवाल मैम का एकल पुष्प से स्वागत करें। डॉक्टर स्वाति मैम से निवेदन करूँगी, वो हमारे USC ये अर्बन PSC इंचार्ज के डॉक्टर पद्मा झा मैम का एकल पुष्प से स्वागत करें। मैं डॉक्टर एकता मैम से निवेदन करूँगी, वो विभाग अध्यक्ष ओप्स एंड गायनी डॉक्टर नीतू सिंह मैम जी का स्वागत करें। अब मैं संदीप सर से निवेदन करूँगी, वो हमारे विभाग अध्यक्ष पीडिया डॉक्टर दीप्ति मैम का एकल पुष्प से स्वागत करें। मैं डॉक्टर मन्यू सर से निवेदन करूँगी, वो एकल पुष्प से हमारी डॉक्टर रश्मि मैम का स्वागत करें। अब मैं साक्षी मैम से निवेदन करूँगी, वो हमारी पद्मा निधि मैम का एकल पुष्प से स्वागत करें। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सिमरन को बुलाना चाहूँगी, वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर सिमरन आप सभी से जुड़ते हुए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं विभाग अध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर SD कांडपाल सर को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने शब्दों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर CM सिंह सर, डायरेक्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर नीतू सिंह HOD ऑब्स गायनी, डॉक्टर दीप्ति HOD पीडियाट्रिक्स, शैली महाजन मैडम HOD डेंटिस्ट्री, डॉक्टर रूपल इंचार्ज, डॉक्टर पद्मजा, हमारे सभी व्यक्तिगण, रेसिडेंट्स और समस्त जो यहाँ पर बैठे हैं उजरियाओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का। आप सभी का विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 में स्वागत है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस आना चाहेंगे, ये कोई 7 अप्रैल को ऐसे ही नहीं चल गया। 7 अप्रैल को आज से करीब 75 वर्ष पहले 1948 में WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 1950 से हम लोग ये मनाते आ रहे, तो ये 75 वर्ष भी हो गए हैं इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के। इस दिवस का थीम जो है डॉक्टर नीतू और बाकी लोग बता चुके हैं, यहाँ पे लिखा हेल्दी बिगनिंग, मतलब स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। शुरुआत स्वस्थ रूप से होगी तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। अब ये किस पर आधारित है? आप सब बैठी हैं माताएं, तो माता लोग हो गई और नवजात शिशु जो है और माताएं, इन पर विशेष 1 साल के लिए रहेंगे और सारे कार्यक्रम इनके ऊपर क्या किया जाना है। जो मृत्यु रोकी जा सकती है माताओं में और नवजात शिशुओं में, उनके लिए हमें और बेहतर प्रयास करने हैं
कि वो रोकी जा सके। और गर्भावस्था के दौरान, डिलीवरी के दौरान और उसके बाद जो भी समस्याएं आती हैं वो अब बेहतर ढंग से और एक WHO ने एक कॉम्पोनेंट, एक हिस्सा और रखा है भावनात्मक, मेंटल, क्योंकि जो एक महिला होती है इस दौरान बहुत ही भावनात्मक, बहुत ही मेंटल इश्यूज से गुजरती है, उसका भी देखभाल करना, उसको भी एड्रेस करना इस बार की थीम है। तो अभी हम ज़्यादा ना बोलेंगे, सब बता चुके हैं। एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा इसी विषय पर। तो बस आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात करेंगे माध्यम से। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि मातृत्व एवं शिशु, नवजात शिशु के विषय में हम लोग को क्या जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे MBBS स्टूडेंट्स को कि वो अपना नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करें। आइए इनका तालियों से स्वागत करते हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, दूर वाले पास आओ, पास आके बैठ जाओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो हमारे समाज में अक्सर होती है, पर हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। यह कहानी है जीवन और मृत्यु के बीच की एक माता के संघर्ष की। तो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह कहानी हमारे और आप में से किसी की भी हो सकती है। अरे बहू, इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? ना काम पड़ा है, सफाई करनी है, बर्तन धुलने हैं, मैं करूंगी अब काम। माँ, मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरे कमर में भी बहुत दर्द है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसा हर औरत के साथ होता है। हमारे जमाने में हम आखिरी समय तक काम करती थी। अरे अम्मा, ओ अम्मा, क्या कर रही हो? अरे इसे क्या हुआ? इतना थकी थकी सी क्यों है? अरे ठीक है, ऐसा होता रहता है, सब सही है। नहीं अम्मा, हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। डॉक्टर? ये सब पैसे की बर्बादी होती है, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने की। अरे प्रणाम अम्मा। अरे आशा दीदी आप। अरे रूपा। अरे तुम फिर आ गई, बोला था हमें नहीं है जरूरत। अरे अम्मा क्यों नहीं समझती हो, रूपा की देखभाल के लिए भी तो कोई तो चाहिए। हम हैं तो देखभाल करने को। अरे अम्मा, इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को जोखिम हो सकता है। रूपा, मैंने जो तुम्हें खून की जांच कराने को बोला था और आयरन की लाल गोली खाने को बोला था, क्या तुम वो खा रही हो? कहाँ दीदी, माँ जी कहती है इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे अम्मा, उन सब की जरूरत नहीं होती है, हमने 4 बच्चे पैदा किए हैं, हमें ना सिखाओ। अम्मा किस जमाने में जी रही हो, इससे आप क्यों नहीं समझती? रूपा और बच्चे की जान जोखिम में है। हर साल कितनी माताएं और बच्चों की इससे मृत्यु होती है, कुछ तो समझो अम्मा। और भारत सरकार भी कहती है कि गर्भावस्था में महिला को कम से कम 4 बार ANC विजिट यानी अस्पताल में जांच के लिए जाना ही चाहिए। अब तो समझो अम्मा। अरे ठीक है। अज्ञानता भैया, अज्ञानता। अज्ञानता की दीवार बहुत मजबूत होती है, इसे तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए माँ की सेहत को अपनाओ, परिवार को खुशहाल बनाओ। माँ की सेहत को अपनाओ, परिवार को खुशहाल बनाओ। माँ, अरे क्या? माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे लग रहा है समय आ गया है। अरे अम्मा, इसकी हालत तो बिगड़ती ही जा रही है, हमें बहुत देर नहीं करनी चाहिए, इसे तो अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। अरे क्या हो गया हमारी बहू को? अरे कुछ नहीं, अभी बस कुछ समय में हो जाएगा, बच्चा आने वाला है, सब सही है। अरे अम्मा, मैंने सुना रूपा के पेट में दर्द हो रहा है, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसकी सांस फूल रही है, इसको तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अरे पड़ोसन की बहू ने भी घर पे ही जन्म दिया है, नहीं लेके जाएंगे। अरे अम्मा, अरे क्या हुआ? जल्दी 112 पे कॉल करिए, 112 पे, जल्दी जल्दी। यह सिर्फ रूपा की कहानी नहीं है। हर साल हजारों महिलाएं और नवजात शिशु देखभाल न मिलने के कारण मर जाते हैं। क्या हम ऐसा ही समाज चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्पताल का दृश्य। कार्ड दिखाइए आप अपना। अरे कौन सा कार्ड? हमारे पास कोई कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है? कौन सा महीना चल रहा है? 7वां 8वां चल रहा होगा। 7वां 8वां महीना चल रहा है, अभी तक कार्ड नहीं बनवाया? कहीं अस्पताल में दिखवाया है? कोई जांच वाच करवाई है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, एकदम सही है वो। इतनी लापरवाही, आपको पता है इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को कितना खतरा हो सकता है? अरे डॉक्टर
साहब कैसे भी करके इसकी जान बचा लीजिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हम देखते हैं आगे क्या होता है। हमने माँ और बच्चे दोनों को ही बचा लिया है, लेकिन बच्चे का वजन सामान्य से काफी कम है। अरे लड़का हुआ है, देखो तुम पे गया एकदम। अरे डॉक्टर साहब, तुम्हें क्या करना चाहिए? हम इसे क्या क्या खिला पिला सकते हैं? अरे खिलाना पिलाना क्या है, घर में शहद है, शहद चटाएंगे। 3-4 गाय भैंस किस दिन के लिए है, दूध पिलाएंगे, झट से मोटा हो जाएगा। मैंने 555 गुट्टी मंगा रखी है, वो चटाऊंगी। और क्या? बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही शहद चटाने की जरूरत है और ना 555 गुट्टी पिलाने की जरूरत है। सबसे पहले अगर बच्चे का वजन सामान्य से कम आता है तो माँ अपने बच्चे का सर ढके और उसे अपनी छाती से लगाए। इसमें ध्यान रहे, बच्चे के दोनों ही पैर मुड़े हुए होने चाहिए। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है और वह तेजी से बढ़ता है। दूसरा, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को बिल्कुल नहीं नहलाना है, इससे बच्चे को ठंड लग सकती है और वह बीमार पड़ सकता है। तीसरा, जन्म के बाद बच्चे की नाभि में किसी भी प्रकार का तेल या फिर गोबर बिल्कुल न लगाएं, इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जन्म के पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे डॉक्टर साहब, इतनी गर्मी है, बच्चा कुछ तो पानी तो पिएगा। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, इससे बच्चे की प्यास भी बुझी रहती है और वह स्वस्थ भी रहता है। पांचवा, बच्चे को मातृ एवं शिशु कार्ड के अनुसार यानी MCP कार्ड के अनुसार सारा टीकाकरण अवश्य कराएं, इससे बच्चा बीमार नहीं होता और वह आगे चलकर स्वस्थ बना रहता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या आपको पता है, हर साल लगभग 1 लाख में से 100 महिलाएं और 1000 में से 28 नवजात शिशु इसी देखभाल न मिलने के कारण मर जाते हैं। और सही समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, जानकारी और जागरूकता से हम मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोक सकते हैं। भविष्य हमारे हाथों में है, इसलिए हम मिलकर दोहराते हैं, माँ का श्वास बच्चे की जान, इसे न करे कभी अनजान। माँ का श्वास बच्चे की जान, इसे न करे कभी अनजान। धन्यवाद। वाह, क्या शानदार प्रस्तुति। आज पर ऐसा सशक्त संदेश वाकई सराहनीय है। आगे एक और शानदार नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे PDS रेसिडेंट को। कृपया उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। नुक्कड़ आया, स्वास्थ्य का संदेशा लाया। नुक्कड़ आया, स्वास्थ्य का संदेशा लाया। नमस्कार सभी को। आज मैं आपको ले चलता हूँ अचलगढ़ नाम के एक गांव में, जहाँ पे राम खिलावन अपनी सारी बेटियों का ब्याह करके अपने 2 बेटे सरजू और बिरजू के साथ ही अपनी बड़ी बहू सुमन के साथ अपने गांव के घर में रहता है। कहानी के माध्यम से हम लोगों को महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंधी जागरूक करने का संदेशा रखते हैं। सुनिए जी, क्या हुआ? कुछ बताना था आपको। बताओ जी, वो क्या वो बताओ भी। जी, वो आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? जी सच्ची। अरे बाबूजी, सुना आपने? बिरजू, सुना तुमने? क्या हुआ, जल्दी बताइए भैया। घर में लल्ला आएगा, पापा मुझे बुलाएगा। घर में लल्ला आएगा, पापा मुझे बुलाएगा। घर में लल्ला आएगा, दादा मुझे बुलाएगा। घर में लल्ला आएगा, चाचा मुझे बुलाएगा। सुमन, अरे ओ सुमन, सुनती हो? जी बताइए। जरा खाना लगाओ जल्दी, बहुत भूख लगी है। जी लगाती हूँ। अरे बस 2 रोटियां? 2 रोटी से क्या होगा मेरा, बहुत भूख लगी है, जरा 2 रोटियां और ले आओ। अच्छा लाती हूँ, तो मैंने अपने लिए बनाई थी, लगता है आज बहुत मेहनत करके आए हैं, इन्हें ही दे देती हूँ। ये लीजिए। बाबूजी और बिरजू ने खाना खा लिया? जी खा लिया। तो कब तक खा के चलो? ठीक है, जरा पानी भी ले आओ। मेरे खाने की तो किसी को चिंता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। ये लीजिए। सुनिए जी, कुछ बताना था आपको। क्या हुआ, बोलो। मेरे हाथ पैर और कमर में बहुत दर्द होता है, बिल्कुल काम नहीं किया जाता, ऊपर से घर का इतना सारा काम सब हमको करना पड़ता है। तो आराम करो। जी, ऊपर से बाबूजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आदत से तो हमारा जी मचलाता है और उल्टी भी आती है। तो क्या करें? तो जाके बात करिए ना उनसे कि हमको डिस्पेंसरी ले जाकर एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लाएं। दिन भर के बाद 2 रोटियां भी नहीं
नहीं नसीब हमको चैन से, जाते हैं करते हैं बात। बाबूजी। क्या हुआ बेटा सरजू, काहे चिल्ला रहा है सुबह सुबह? सोच रहे हैं सुमन को ले जा करके डॉक्टर को दिखा लाए। देखो बेटा सरजू, तुम तो जानते ही हो तुम्हारी अम्मा ने 5 बच्चों को जना है, बिना किसी डॉक्टर के चोचलों के फंसे बिना। और बेटा बिटुआ, आप तो जानते ही हो ना कि ये डॉक्टर लोग तिल जैसी बीमारी को बड़ा चढ़ा के बता के पैसा ऐंठते हैं। तो बहुरिया को बोलो घर का काम काज करे और अपने आप को मजबूत बनाए। जी बाबूजी, समझा देंगे। बाबूजी एक बात और थी। क्या हुआ बेटा? वो ना आपके हुक्के की गुड़गुड़ से सुमन को खांसी आती है, अगर आप उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देते तो। देखो बेटा सरजू, हुक्का हमारा शौक है, हमने उसको किसी के लिए ना बदला है और ना बदलेंगे। जाके कह देना बहुरिया से कि ज्यादा कोमल ना बने, वरना हमारा होने वाला पोता उसी की तरह कमजोर होगा। जी बाबूजी ठीक है, हम कह देते हैं। सुनिए जी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बहुत दर्द हो रहा है, जान निकली जा रही है हमारी, हमको जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। रुको, बाबूजी से पूछाएं। इसमें भी बाबूजी से पूछेंगे, जान निकली जा रही है हमारी। हाँ रुको जरा पूछाते हैं। बाबूजी, सुमन को बहुत दर्द हो रहा है। बेटा क्या हुआ, बहुरिया इतना चिल्ला क्यों रही है? उसको इतना दर्द हो रहा है कि वो दर्द में मरी जा रही है। ये भगवान, अभी तो काफी समय है, अभी से इतना दर्द? जाओ दिखा लाओ। जी बाबूजी, ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखा लाते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारी पत्नी है सुमन, ये पेट से है। क्या हुआ है इसको? इनको बहुत दर्द हो रहा है। ये बैठिए। क्या हुआ है इसे? इनको पता नहीं, आज सुबह से बहुत दर्द हो रहा है। कौन सा महीना चल रहा है इसका? महीना तो सुमन, कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? हमको लगता है 7वां चल रहा है। 7वें महीने में इतना दर्द? माँ बहुत कमजोर है, जिसके कारण बच्चे को पोषण नहीं मिल पा रहा है। जी डॉक्टर साहब, इसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी करानी पड़ेगी। ना आपने माँ का ख्याल रखा है, ना खान पीन का, ना ही से किसी डॉक्टर को दिखाया है। जी जैसा आप ठीक समझें। हे भगवान, कौन सी मुसीबत आन पड़ी है हमारे घर पे, बस मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। डॉक्टर साहब क्या हुआ? एक खुशी की बात है कि तुम्हें बेटी हुई है, लेकिन वो 7वें महीने की है और वो बहुत कमजोर है जी। जिसे एक मशीन में रखा है, जिसे इंक्यूबेटर बोलते हैं जी। हो सकता है कि उसे इलाज के लिए बाहर शहर में ले जाना पड़े जी। बट अफसोस की बात यह है कि माँ को नहीं बचा सकते। क्या? हमारी लापरवाही ने सुमन को हमसे छीन लिया, अब हम क्या करेंगे? इस बच्चे को माँ का प्यार कैसे मिलेगा? तो देखा आपने, गर्भावस्था के समय एक ज्ञानता और दकियन उसी सोच के चलते क्या दुर्घटना को दावत दे सकता है। प्रत्येक महिला का जीवन किशोरावस्था, महावारी और गर्भावस्था से होकर गुजरता है। ऐसे में विशेष रूप से उन्हें अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर हम अपने आसपास की महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते देखते। ऐसे में उन्हें शारीरिक कमजोरियां, बीमारियां एवं गर्भपात का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं हम एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार रख सकते हैं। फल, सब्जियां, पौष्टिक आहार, कुपोषण पर करे पहाड़। टीकाकरण अवश्य कराएं, जच्चा बच्चा को स्वस्थ बनाएं। हुक्का बीड़ी जरा बुझाओ, घर को अपना धुआं मुक्त बनाओ। लोगों तुम ये भूल न जाना, माँ से मिलता बच्चे को खाना। जो माँ खाना ठीक न खाए तो बच्चा कमजोर हो जाए। डॉक्टर का एक सुझाव गर्भावस्था को करे प्रभाव। कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, इन्हें न समझो तुम साधारण गोली। कुपोषण से ये करे बचाओ, खुशियों से भर दे जच्चा की झोली। इन सब बातों का रखे ध्यान, कुपोषण पर करे प्रहार। अन्नपूर्णा जो है कहलाती, भरपूर पोषण वो खुद ही न पाती, उसके पोषण का रखो ध्यान। आओ बढ़ाए नारी का मान, घर की खुशियाँ उससे हो पूरी। महिला का स्वास्थ्य है सबसे जरूरी। जन में जागरूकता फैलाएंगे, नारी को स्वस्थ बनाएंगे। जन में जागरूकता फैलाएंगे, हर नारी को
शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। इतने जानदार और इतने ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डायरेक्टर सर प्रोफेसर डॉक्टर CM सिंह सर का, कि आप हम सभी लोगों को संबोधित करते हुए मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आज यहाँ पे उपस्थित कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष, गायनी के विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक्स के विभागाध्यक्ष, बाकी हमारी बहुत सारी कम्युनिटी मेडिसिन की फैकल्टी, डेंटल की फैकल्टी और एक जो सहयोगी संस्था हमारे पास है उनकी डॉक्टर रूपल, और इस सेंटर की इंचार्ज मैडम, और दूर से आए हुए आप सभी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें आज के लिए कही जा चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे जिसको हम 7 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, मुख्य उद्देश्य है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बच्चों ने, मेडिकल और डेंटल के दोनों बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से इम्पॉर्टेंट जो हेल्थ प्रॉब्लम है उस पर उन्होंने नुक्कड़ नाटक किया और आपके सामने प्रस्तुति दी। बस आपसे जो उम्मीद है कि इन बच्चों ने जो इतनी मेहनत करी है, जो डॉक्टर्स हैं और खुद तैयार किए हैं ये नुक्कड़ नाटक आपके लिए, उनकी बातों को आप ध्यान रखें। और आज के दिन में गायनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके सामने आपसे चर्चा कर रही थी जब मैं आया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर पे इतना वरिष्ठ डॉक्टर जिनसे अस्पताल में मिलने में काफ़ी समय लगता है वो आपके बीच में हैं और अपनी बातों को कह रहे हैं। तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, उसको अमल में लाएं, तभी इस तरह के जो विश्व हेल्थ दिवस जो हम लोग मनाते हैं, इस परिकल्पना तभी सही रूप में साकार होगी। उद्देश्य भी इसका ये है कि देश भर में, पूरे संसार में बेसिकली जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो उसके बारे में अवेयर नहीं है। और सबसे जो बड़ा हेल्प हम जो कर सकते हैं, बीमारी होने के बाद तो इलाज डॉक्टर करता ही है, लेकिन बीमारी हो नहीं, परेशानी हो नहीं, उसके लिए हम लोगों में अवेयरनेस जनरेट करें। तो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ही ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो 1950 से लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस दिन आप लोगों ने अपना समय निकाला, यहाँ पे उपस्थित हैं, और हमें उम्मीद है कि जो बच्चों की प्रस्तुति है, जो सीनियर डॉक्टर्स ने आपसे बातें करी हैं, उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। और इस कार्यक्रम कराने के लिए मैं हेल्प यू ऑर्गेनाइजेशन, डेंटल डिपार्टमेंट, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, गायनी, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और इस सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर पद्मजा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला। और एक आम जनमानस को, जो मैं हमेशा चाहता हूँ कम्युनिटी तक हमारी सर्विसेज पहुँचे, तभी उन सर्विसेज का फ़ायदा है। आप लोग अपना समय निकालें और इन लोगों से इंटरेक्ट करिए, इसके लिए बहुत बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। आज हमें आपके विचार सुनने का अवसर मिला और ये निश्चित रूप से हमारे भविष्य के कार्यक्रमों में हमारा उत्साह वर्धन करेगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे डायरेक्टर सर के लिए। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर कल्याणी को बुलाती हूँ। नमस्ते। अब मैं कार्यक्रम के आगे ले जाते हुए मैं डॉक्टर रश्मि मैम से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर CM सिंह सर का अभिनंदन मोमेंटो देकर करें। मैं डॉक्टर पद्मा निधि मैम से अनुरोध करूंगी वो मोमेंटम हमारे विभाग अध्यक्ष SD कंठपाल सर जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर एकता अब आगे हैं, हमारे विभाग अध्यक्ष डेंटल डॉक्टर सैली मैम का स्वागत करें। डॉक्टर अक्षता आप मोमेंटम देकर हमारे रूपल अग्रवाल मैम का अभिनंदन करें। डॉक्टर अभिमन्यु आप डॉक्टर मनीष कुमार सिंह सर का मोमेंटो देकर अभिनंदन करें। डॉक्टर साक्षी आप मोमेंटो हमारे डॉक्टर रश्मि मैम का अभिनंदन करें। डॉक्टर संदीप आप विभाग अध्यक्ष ऑफ्स गायनी डॉक्टर नीतू सिंह मैम का मोमेंटो देकर अभिनंदन करें। डॉक्टर साक्षी आप हमारे विभाग अध्यक्ष पीडिया डॉक्टर प्रीति मैम का मोमेंटो देकर अभिनंदन करें। डॉक्टर एकता आप हमारी डॉक्टर पद्मा मैम का मोमेंटो देकर अभिनंदन करें। डॉक्टर साक्षी आप डॉक्टर पद्मा निधि मैम का मोमेंटो देकर अभिनंदन करें। धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। कार्यक्रम भी जारी रहेगा। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बैठे रहें। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रूपल अग्रवाल मैडम को
कि कृपया वो 2 शब्द कह के हमारे उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करें। नमस्कार आप सभी को, आप सभी यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर CM सिंह जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय से वक्त निकालकर हमारा साथ दिया। साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से आए हुए सभी डॉक्टर्स जो आप लोगों को आज यहाँ जागरूक करने आए हैं मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ पर। जैसा कि कहा जाता है कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ परिवार की जननी होती है और हम सभी ऐसा मानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और परिवार का भविष्य भी स्वस्थ होगा, जिससे देश का भविष्य भी स्वस्थ होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी को यही कहूँगी कि समय रहते अस्पताल जाएं, अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखें और अपने परिवार को स्वस्थ रखने में सरकार की मदद करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में हमारा काफ़ी सहयोग किया। और के बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच डॉक्टर शैली महाजन मैडम हैं जो HOD हैं डेंटिस्ट्री विभाग के। बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। तो अब आपको ये बताइए बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, माताओं को अपना जो है ओरल हेल्थ के विषय में कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मनीष। सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए। अभी हमने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, उसमें क्या क्या था कि अगर बच्चा हो जाए तो उसके बाद गर्भ निरोधन किस तरह से करना है। ठीक है, एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा किस तरह से उसका आधार है। पर एक चीज़ जो मिस हो गई वो ये था कि स्वस्थ माँ कैसे होगी, किस खान पान से होगी, और जो जरिया होता है खाने का अभी बताया गया, मैडम ने जब बताया था डॉक्टर दीप्ति ने कि आपको गुड़ चना खाना है। तो अगर आपके दांत ही स्वस्थ नहीं होंगे या आपका मुख स्वस्थ नहीं होगा तो क्या आप ये कर पाएंगे। तो इन सब का मूलधार आपका मुंह है, उसकी स्वच्छता किस तरह से करनी है, आपके क्या खाने में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में। जब बच्चा पैदा ही होता है, जब लड़की या लड़का कोई भी हो जो पैदा होता है तो उसके आहार में तभी से आप ध्यान देना शुरू कर दें। जैसे ही लेडी गर्भावस्था की तरफ आ रही होती है तो कई बार हमारे पास जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में विभाग में औरतें आती हैं तो ये होता है कि उनका कुछ कई बार मतलब मुंह में सूजन आ जाता है, कई बार कोई छाला मुंह में गड़ रहा होता है, कोई दांत हो रहा होता है, कोई जो दर्द कर रहा है, और कई ऐसी स्थितियां आती हैं जिनमें हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पर हम क्यों उपचार नहीं कर पाते, क्योंकि उन 9 महीने के जो गर्भावस्था का टेन्योर है उसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। तो उसमें पहले में भी बहुत सारे आपकी अंदरूनी काफ़ी विकार आ रहे होते हैं, कई ऐसी चीज़ें चल रही होती है क्योंकि मात्र और बच्चे को पूरी संरचना करनी होती है। तो माँ को अपने मुख का स्वास्थ्य बहुत ध्यान रखना है। आप जब भी कोई आहार खाएं आपको कुल्ला ज़रूर करना है, ठीक है, और एक बार जाके दिखाना है सेंटर पे। आपके खाने पीने में विटामिन A, B, C सब होनी चाहिए, जिसमें कि आपको कुछ नहीं, आंवला आपके पास है, कोई खनिज पदार्थ है जो आप नॉर्मल खाते हैं वो खाइए। और अगर कोई एक चीज़ है, अगर दांत में अगर कोई दर्द हो रहा है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है उसका, और गुलमंजन जैसी चीज़ें नहीं करनी है। हमारे आसपास कई लोग हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी ये सब खाते हैं और उसमें महिलाएं भी होती हैं, उनमें भी ध्यान रखना है कि ये सब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आपके जो गर्भ में पल रहा होता है बच्चा उसमें भी ये चीज़ें जा सकती हैं जो कि उनके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान न देने से प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है जितनी भी माताएं बहनें हैं, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार तालू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कई बार होता है बच्चे का वेट कम होता है क्योंकि माँ का ही वेट कम होता है, पैदा हो जाते हैं। जैसे नुक्कड़ नाटक में हमने देखा कि 7वें महीने में ही पैदा हो गया बच्चा। तो उस तरह की चीज़ों को बहुत तरीके से हम ये बंद कर सकते हैं, किसी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं होते हैं। आपने जैसे ही बच्चा पैदा हुआ अगर कोई ऐसा विकार पाया जाता है आप स्वास्थ्य केंद्र आए, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। हम लोग यहाँ महीने में एक बार ज़रूर आते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए, और राम मनोहर लोहिया में भी हम लोग रहते हैं। काफ़ी सेवाएं आयुष्मान कार्ड और आपके जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें कई फ्री हैं। आपको सब चीज़ों का ज्ञान दिया जाएगा, पर आपको चीज़ के लिए संकोच नहीं करना है। स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ मुख स्वस्थ जीवन,
तो इसका आधार बनाए रखना है। गुलमंजन और ये सब चीज़ें नहीं करनी है। वो थोड़ी देर के लिए रोकता है, पर बाद में मुख कैंसर जो है वो भी बहुत भयानक चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, हमारे कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट का और हेल्थ का, जिसमें डॉक्टर रूपल भी आए हैं, जिन्होंने इस आयोजन में हमारी बहुत हेल्प की है। क्योंकि हमारा मेन काम था कि हम जनमानस तक जाएं, एक एक तक जाएं। एक कमरे में बैठ के बोलना ज़रूरी नहीं होता है कि उसी टाइम पे पहुंच जाए, पर ये हम सबको पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसपे हमारे साथ जो हैं डॉक्टर काकुली वैद्य हैं। ये जपाइगो एक संस्था है जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में काम करती है। तो आपसे ये थोड़ा सा बस 2 मिनट और संबोधित करेंगे। तो नमस्ते आप सभी को। नमस्ते, मैं एक संस्था से हूँ, जपाइगो बोल के, स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करती हूँ। 2 मुख्य बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ आज, जैसे हम लोगों सब एक साथ आए हैं, तो इसमें मैं आपको कैंसर प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। आप कैंसर प्रोग्राम तो सुने होंगे, कैंसर सुने हैं ना? सुने हैं ना जी? तो कैंसर जैसे महिलाओं को होती है वैसे पुरुषों को भी होती है, पुरुष महिला दोनों को कैंसर होती है। पर आज जो मैं आपके सामने 2 बातें रखूंगी, स्तन की कैंसर, सुने हैं आप स्तन की कैंसर? तो स्तन की कैंसर ना खाली महिलाओं को होती है, ये पुरुषों को भी होती है, पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा होती है कैंसर, जो स्तन की कैंसर। और कहाँ कहाँ कैंसर होता है आपने सुना है क्या? सुना है? हाँ, जैसे मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, हड्डियों में कैंसर, ऐसा होता है ना? तो आज हम जो बातों पे बात करेंगे, आपके सामने जो बातें रखेंगे वो है स्तन की कैंसर के लिए हम बोलेंगे आपको। स्तन की कैंसर मुख्यतः महिलाओं को होती है। ये स्तन की कैंसर की जांच बहुत ज़रूरी होती है। हर 15 वर्ष से ऊपर वाली महिलाओं या लड़कियां को स्तन की कैंसर संभावना हो सकती है। इसीलिए स्तन की कैंसर आप घर पे ही अपनी जांच स्वयं कर सकते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन जो हम अपने आप की जांच खुद अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे हम आपको करके बता रहे हैं, घर पे कोई आपके पास शीशा हो, आईना हो, आप नहाने के दौरान या नहाने के पहले या नहाने के बाद आप शीशे के पास तैयार होने जाती हैं, आप जाती हैं, आप वहीं पर खड़ी हो जाएं और कमर में हाथ रख के अपने स्तन की जांच खुद करें। इसमें हम क्या क्या देखेंगे स्तन में, कोई बताएगा? तो इसमें मैं बताती हूँ, इसमें हमें देखना पड़ेगा स्तन में कोई लाल तो नहीं है, कहीं कोई सूजन तो नहीं आ गए, कहीं कोई हमारी जो निप्पल है उससे कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई फूलापन तो नहीं है, या आप जब अपने स्तन को छुएंगे तब आपको कोई गठान तो नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आप अपनी जांच स्वयं कर सकती हैं। हर 15 वर्ष से ऊपर वाली लड़कियां अपनी जांच घर पे स्वयं करें। ये मेरी खास आपसे निवेदन है कि आप नहाने के दौरान या नहाने के बाद अपनी जांच स्वयं करें। इसमें यदि नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ या इसमें यदि आपको कोई भिन्नता महसूस हो रही है तो कृपया आप डॉक्टर से सलाह करें। इसके बाद वाला स्टेप्स होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर, हमारे एएनएम सिस्टर्स लोगों, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के जितने स्टाफ हैं वो आपकी जांच करेंगे। तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उनके द्वारा आप करिए, पर घर पे जो जांच होती है वो आप स्वयं करें। हमारे आरएमएल में हमारे संस्था के साथ हम एक फ्री मेमोग्राफी सर्विस दे रहे हैं, जो आपको घर घर में जाके आशाओं ने बोला होगा, सुने होंगे, आप नहीं सुने हैं तो उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान देना है कि आशाओं के माध्यम से, हमारी संस्था के टीम के माध्यम से आपको मेमोग्राफी, ये एक एक्सरे है, ये हर एक महिला को जो 40 वर्ष से ऊपर वाली महिला है उसको अपनी स्तन की जांच
हॉस्पिटल में जाके करनी चाहिए। ये एक फ्री सर्विस आपको स्वास्थ्य विभाग से मिल रहा है। तो मैं हर माता जो 40 वर्ष से ऊपर है, दीदी हमारी जितनी भी लेडीज हैं जो 40 वर्ष से ऊपर है, उनसे निवेदन करूंगी कि वो मेमोग्राफी की स्तन की परीक्षा, ये एक एक्सरे होता है, सिंपल एक्सरे। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे हम शरीर की पूरी जांच करते हैं, जैसे बॉडी चेकअप करते हैं, वैसा ब्रेस्ट की चेकअप करना बहुत जरूरी है। कितने वर्ष से ऊपर वाली महिला को? 40 वर्ष के महिला को ब्रेस्ट की जांच करनी बहुत जरूरी है। तो आप हर अपनी जगह की आशा दीदी, एएनएम सिस्टर लोग से आप संपर्क करें और ये जांच जरूर करें। ये फ्री सर्विस चल रहा है, ठीक है? मैं थैंक यू, नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सारी जो सूचना मिली है वो आपको उससे लाभ होगा, और आप घर जाके और भी लोगों से ये चीज़ें साझा करें जो चीज़ें आपको आज पता चली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू।